नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। फिर आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। ये हम लोग करेंगे इसमें क्लास 11th का। ठीक है, इससे पिछली वीडियो हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं उसके बारे में देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी और कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्विंग के वहाँ पे मेथड्स देखे वहाँ पे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा हो जाता है तो हमारा क्या बनता है, जो भी सोल्यूशन आता है वो क्या होता है, नॉन रियल नंबर्स में आता है। तो उस नॉन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कराने का जो तरीका था हमारे पास नंबर लाइन पे नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक मेथड खोजा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट कराते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, आयोटा की कुछ पावर्स देखी, तो उसको एक बार फिर देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे कि यदि आयोटा की पावर 1 है तो उसको हम आयोटा ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, आयोटा ही लिखेंगे। ठीक, यदि आयोटा की पावर 2 हो जाए तो उसको क्या लिखोगे आप, -1 है, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता था। यदि आयोटा की पावर 3 हो तो क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा आप लिख सकते हो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा बिकम्स माइनस आयोटा, है ना। फिर उसके बाद आयोटा की पावर 4 था तो आयोटा की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, जो क्या हो जाता है 1। तो ये 4 वैल्यूज हम क्या करते हैं, आयोटा की याद कर लेते हैं। फिर इन्हीं 4 वैल्यूज के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हम बाकी सर जितना भी पावर दे दें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया आयोटा की पावर 98, क्या दे दिया, आयोटा की पावर 98 दे दिया, बोल दिए भाई इसकी वैल्यू बताइए। सिंपल सा तरीका है, इस 98 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड अगर आप करेंगे, हम आयोटा की पावर 98 है, आयोटा पावर 98 क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर जो हमारा 98 होता है उसको यदि हम 4 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर देगा। तो आयोटा की पावर 4 लिख लिया यहाँ पे की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 2, कुछ ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, बस ये हमारा माइनस, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे करके हमने यहाँ पे सीखा था। फिर इसके बाद मॉडुलस और कंजुगेट देखा हमने यहाँ पर। मॉडुलस क्या होता है कि भैया हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b, तो हमने क्या किया, उसको मॉडुलस अगर निकालना है, मॉड z निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका बहुत काम आने वाला भी हमको इस वाली क्लास में, है ना। तो ये हो जाएगा। यदि हमको क्या पूछ ले, कंजुगेट पूछ ले, क्या पूछे, कंजुगेट पूछे, तो कंजुगेट कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, कंजुगेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं। यदि हमारे पास z a प्लस b हो तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, ये हो जाता है कंजुगेट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमने सीखा था कि जब भी कभी यदि रेसिप्रोकल में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है तो कोशिश ये हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा क्या होता है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में या फिर कोई भी चीज़ आप देखोगे तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता है और ना ही डिनोमिनेटर कभी कॉम्प्लेक्स में होगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर यदि कॉम्प्लेक्स में जाता है तो उसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए आप। तो रेशनलाइजेशन जैसे ही करेंगे आप, क्या हो जाएगा, तुरंत आपको वहाँ से डिनोमिनेटर से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कहते हैं कि कोई भी लाइन है, क्या है, कोई भी लाइन है, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। भाई क्वाड्रेटिक हमारे पास जैसे कि कोई एक पॉइंट है, हमारे पास 3,6 है, तो 3,6 को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये दोनों रियल नंबर्स हैं, 3 और 6 क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स ग्राफ में और नंबर लाइन में आसानी से प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लेस करें हम लोग ग्राफ में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेस करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आर्गेंट प्लेन क्या होता है, फिर उसके बाद इसी का हम लोग सीखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग एंगल थीटा वगैरह देखेंगे कि जो हमारी लाइन जो बनेगी ग्राफ में वो कितने एंगल से बनेगी, लाइक दैट, वो सब सीखेंगे यहाँ पर। तो 2 चीज़ हमको यहाँ पर सीखना है इस चैप्टर, इस वीडियो में। पहला आर्गेंट प्लेन क्या होता है और दूसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आइए फिर शुरू करते हैं अपना आर्गेंट प्लेन वाला।
अब देखिए आर्गन प्लेन, कुछ नया नया वर्ड लग रहा है ना सुनने में, थोड़ा काफी अजीब लगेगा याद करने में भी, ठीक है। तो अच्छा, आर्गन प्लेन को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आसान हो गया। मतलब क्या है भैया कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ऐसे था, है ना। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है? ए प्लस आयोटा भी होता है, ठीक। यदि हम यहाँ पर लिखें कि x प्लस आयोटा वाई लिख दें, x प्लस आयोटा वाई लिख दें। अच्छा, जब a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू a हो जाएगी, यहाँ पर वैसे समझिए, यहाँ पर x की वैल्यू a हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपने क्या देखा है कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको रियल पार्ट बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। सिंपल है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हमने जब अभी तक जो हमने प्लेन पढ़ा, जो ग्राफ पढ़ा, उसमें इसको बोला एक्स एक्सिस, इस वाले को हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस बोला, वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस बोला। अब यहाँ पे गौर से देखो, एक्स एक्सिस कैसा है? रियल। वाई एक्सिस कैसा है? इमेजिनरी। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएंगे, जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएंगे तब इस प्लेन को हम लोग बोलेंगे आर्गन प्लेन। क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन। यदि आर्गन प्लेन को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा। अब क्या बताएगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारा आर्गन प्लेन है। आई बात समझ में इतना? तो आर्गन प्लेन कुछ खास नहीं है, जो अभी तक आपने प्लेन पढ़ा है उसी प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कराने का तरीका देखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन, ठीक। चलो, अब मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट P है जो x, y है। क्या है? x, y। इसको आयोटा चाहो तो आप ले लेते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये पॉइंट ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ये ओरिजिन वाला क्या 0, 0 है। यदि इसका डिस्टेंस हम r माने तो r की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? √x² प्लस y²। ये याद रखिएगा, जो r होगा वो मॉड ऑफ z के बराबर होगा। आर्गन प्लेन में ओरिजिन से पॉइंट का जो डिस्टेंस बनेगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, आर्गन प्लेन में ओरिजिन से जो पॉइंट का डिस्टेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जेड के बराबर होगा। मॉड ऑफ जेड मतलब मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हैं? a² प्लस b² लिखते हैं। तो यहाँ पर जो r आता है, r क्या होता है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू पॉइंट P और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? तो हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है? √a² प्लस b² होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो r जो है हमारा क्या डिस्टेंस बिटवीन O है और P है, जिसको किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? r से रिप्रेजेंट कराते हैं। देखो यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं है, इसमें याद रखिएगा। आर्गन प्लेन में हम कुछ खास नहीं कर सीखने वाले हैं, बस पोलर रिप्रेजेंट हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कराना वो देखना बस हमको, बस। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जेड होता है वो उसको a और a आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। यदि हम कहें कि जेड को आप x आयोटा i y के फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x हमारा जो हो जाएगा रियल हो जाएगा, y हमारा इमेजिनरी। तो उसी रिस्पेक्ट में क्या करते हो, तो ये जो x एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। इस x एक्सिस क्या बोल देंगे? रियल एक्सिस बोल देंगे, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। बस सिंपल सा है ना, ठीक। अब इसके बाद देखो, जैसे आप जानते हो कि यदि आपने क्या बोला कि हमने बोला कोई पॉइंट है जो रियल पॉइंट है, क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पॉइंट है। तो रियल पॉइंट है, तो हमने क्या बोला आपसे? कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पॉइंट लेना है। रियल पॉइंट लोगे, अच्छा रियल पॉइंट लोगे तो इमेजिनरी का हमारे पास वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 0 हो जाएगा, a प्लस 0 आयोटा 0 आप कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा? रियल का पॉइंट हो जाएगा, है ना। रियल एक्सिस पे आपकी ये चली जाएगी। यदि हमारा इमेजिनरी पर पूछे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस आयोटा b हो जाएगा। आयोटा b या फिर आयोटा y आप लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक। तो इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है, बस चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला देना है, बस।
तो आर क्या होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट, और आर को इसलिए आर को फाइंड करने का तरीका मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड निकालो, आराम से आर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो था आपके पास आर्गन प्लेन के बारे में, है ना। ये क्या था, आर्गन प्लेन था। अब आर्गन प्लेन के बाद हम लोग सीखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे कराया जाता है, वो देखते हैं। अब क्या देखते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में क्या करना है, एंगल के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर इसको इस बार रिप्रेजेंट करके बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं और मान लिया कि ये हमारा एक्सिस हो गया, ये पॉइंट पी हुआ जिसमें एक्स कॉमा वाई ये हो जाएंगे हमारे और डी। ठीक है, इतना बात आई समझ में। और ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस पॉइंट ओरिजिन से लेकर के पी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर, और आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पोलर का फॉर्म का मतलब है जो, अब गौर से देखो, यदि हमने यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी एक्स और ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी y। अच्छा, यहाँ से आप यदि x की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो कैसे होगा, x इक्वल टू, देखो ये x जो हमारे पास cos थीटा होता है, देखो ये है, तो अगर हम cos थीटा लिखने को बोले हैं आपको, cos थीटा, तो cos थीटा क्या लिखते हो, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है x, हाइपोटेनस कितना है r। तो यहीं से यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बस पोलर रिप्रेजेंटेशन में करना क्या है हमको, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि जो आयोटा के साथ हम लोग लिखते हैं ना, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई, इसको हमें चेंज करके क्या करना है, आयोटा से हटा देना है, तभी हम क्या करेंगे, उसको पोलर फॉर्म बोलेंगे। जब यहाँ से हम आयोटा हटा करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करा देंगे इसको, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। मतलब पोल्स को, पोल्स मतलब है पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराना, कितने एंगल में वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, है ना। तो यहाँ से मिला। अच्छा, यदि हम साइन का देखते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो y अपान r हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है, r इक्वल टू y साइन थीटा मिलेगा। तो हमारा जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है, पोलर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, पोलर फॉर्म x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है, x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। अच्छा, इस x को हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, y क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर r cos थीटा प्लस r sin थीटा। अच्छा, दोनों से r हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, r cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये जब कभी भी क्या करेंगे ना हम लोग, ये वाले को इस फॉर्म में लिख दे, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा रहेगा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यदि हमने उसको r प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में लिख दिया तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोलर फॉर्म या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। हमने इसको क्या किया, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट से निकाला, तो हमको x इक्वल टू r cos थीटा मिला है और y इक्वल टू r sin थीटा। यदि हम पोलर फॉर्म का मतलब है x और y पोल्स के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में लिख देते तो उसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म। x की वैल्यू यहाँ से उठा ली, y की वैल्यू यहाँ से उठा ली, तो हमको फाइनल में क्या मिला, r cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये हमारा क्या है, पोलर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से लगाएंगे ज़्यादा क्लियर होगा हमारे पास ये। तो सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि 1 प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब बोल रहा है इसको कि पोलर फॉर्म में लिखो, क्या कह रहा है, पोलर फॉर्म में लिख कर दिखाओ। तो ये पोलर फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो हम देखो जनरली होता क्या है कि ये जो क्या लिखा होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा होता है, क्या लिखा, आयोटा वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी रूट 3। हमको r की वैल्यू चाहिए। अच्छा, r की वैल्यू कैसे मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। तो हम r की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1
1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पर √4, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो r की वैल्यू क्या हुई 2 हुई। अच्छा r की वैल्यू 2 हुई तो अब हमको क्या चाहिए थीटा भी चाहिए, क्या चाहिए थीटा चाहिए। तो थीटा चलिए फाइंड करते हैं। तो हमको r की वैल्यू क्या मिली, देखो अब यहाँ से क्या होता है कि x = r cos थीटा होता है, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। r की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे क्या लिखा cos थीटा लिख दिया। अब हम यहाँ पे एंगल्स फाइंड कर लें, एंगल फाइंड करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। बस एंगल्स फाइंड करना हो तो याद रखिएगा, तो हमने पहले बताया था कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में एंगल्स फाइंड करते हैं, तो एंगल्स बस फाइंड कर लिया तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 = cos थीटा। अब चलिए जल्दी से बताइए cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है। सिंपल है 60 डिग्री पर, तो इसको क्या लिखोगे π/3, क्या लिख दोगे थीटा = π/3। थीटा हमारा कितना आया π/3 आ गया, ठीक है। चेक करना हो तो y पर भी रख के देख लीजिए आप, उस पर मिल जाएगा आपको, है ना। तो अभी हमारे पास क्या मिला, दूसरा ये कितना था √3 था, √3 क्या लिखोगे वहां पर √3/2 क्या होता है 60 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म आया, पोलर फॉर्म आया जो हमारे पास, वो क्या है r की वैल्यू, देखो r यहाँ पे लिखा है, r की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट के अंदर cos थीटा की वैल्यू क्या है π/3 प्लस sin π/3, ये हमारा हो गया। अच्छा हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, थीटा जो हमेशा 0 से 360 के बीच में ही रहेगा। क्या रहेगा 0 से 360, क्यों भैया ये जब आप ग्राफ बनाते हो तो इसमें 360 डिग्री ही होती है, 360 के बाद फिर डिग्री रिपीट करने लगती है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी कभी आप थीटा लिखोगे तो 0 से 360 के बीच में ही हमारा एंगल होना चाहिए। यदि वो 360 के ऊपर जाता है तो आप उस 360 सब्ट्रैक्ट करके फिर कोई और मेथड जो होता है उस आइडेंटिटी को या मेथड लगा करके उसको आप 0 से 360 के बीच में लेकर के आएंगे। 0 होगा तब भी चलेगा, 360 होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन इनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इतना समझ में आया आपको, तो चलिए इतना अगर आपको समझ में आया है, यदि फिर भी इसके बाद कोई दिक्कत आती हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको अगले वीडियो में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब सीधे अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 का पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है -1 + आयोटा √3 दिया है, ठीक है। आप यदि आप देखो यहाँ पर तो आप आसानी से क्या देख सकते हो कि जो जेड है वो क्या है x + आयोटा y के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहां से हमारी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -आयोटा √3 मिल जाएगी। हमको पहले क्या निकालना है मॉडुलस, क्या निकालना है मॉडुलस फाइंड करना है। अच्छा मॉडुलस को क्या लिखते हो मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड जेड क्या होता है r के बराबर, और r की वैल्यू क्या होती है x² + y²। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो क्या मिला हमारे पास -1, देखो क्या है यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर का होल रूट, फाइनल आंसर क्या मिला √4, और √4 किसके बराबर होता है तो हमारे पास r कह लो या फिर मॉड ऑफ जेड कह लो, कितना आया हमारे पास 2 आ गया। आई बात समझ में, मॉड ऑफ जेड निकालना बहुत ही आसान था, डायरेक्ट फार्मूले पर रखा आंसर आया। अभी आर्गुमेंट क्या होता है वो समझते हैं पहले। अच्छा तो आर्गुमेंट मतलब है कि भैया थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की रियल वैल्यू बताओ, थीटा है कितना। जैसे कि हमने देखा था वहां पर जब ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट अगर होता है तो ये थीटा बन के आता, अगर पॉइंट P हो ये, तो अगर ये वाला पॉइंट होगा तो ये थीटा बन के आएगा, ये वाला पॉइंट है तो ये थीटा बन के आएगा, है ना। ये सारे हमारे अलग अलग P हैं। हमको यही थीटा की वैल्यू बता देनी है कि भैया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यदि हम इसको प्लेन में रिप्रेजेंट कराएं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कराएं, या तो फिर हमारे पास इसको आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट कराएं तो उसका थीटा क्या होता है, उसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं। थीटा की जो वैल्यू आती है, जो एंगल आएगा रेडियन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं आर्गुमेंट निकालने के। कैसे तरीके, देखो हमको पता है क्या होता है x = r cos थीटा होता है, और दूसरा क्या होता है
वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दो होते हैं, दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, फिर दोनों को मैच कराएंगे कि कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू हमको वहाँ पर लेनी। हो सकता है इसमें कुछ अलग वैल्यू है, इसमें कुछ अलग वैल्यू है, फिर दोनों क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। चलिए ये करके देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर देखा तो आर की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू आर कितना निकाला, अभी हमने यहाँ पर 2 निकाला है, 2 की वैल्यू ये देखो, ये आर कितना निकाला, 2 निकाला, इसको रख दिया। कॉस थीटा यहाँ पर रख देते हैं, ट्रांसपोज करने पे क्या मिला, -1/2 कॉस थीटा। अच्छा इसको 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में कब होती है, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है, या तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाए, या फिर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, या तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो हमारा ये वाली लाइन हो सकती है या फिर ये वाली लाइन हो सकती है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता चला हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/3 आएगा यहाँ पे। हमने थीटा की वैल्यू कितनी आई, -π/3 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -√3 इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है साइन थीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे ट्रांसपोज करके, तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। यहाँ से भी हमको मिला थीटा की वैल्यू -√3/2। अब गौर से देखो, थीटा दोनों जगह पे निगेटिव है, थीटा दोनों जगह निगेटिव है, और साइन जो हमारा निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से मिला, थर्ड क्वाड्रेंट से मिला, मतलब ये π/3 है, थीटा की वैल्यू क्या आई है, -π/3। जो π/3 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम उसको 60 डिग्री लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे निकालोगे फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो उसको देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो आर्गुमेंट था वो क्या करते हैं, पाई प्लस π/3 कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 4π/3। तो 4π/3 क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जाता है। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट, ये हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट, और 2 हो जाएगा हमारा मॉडुलस। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या करिए, आप अपने से ट्राई करिए, फिर आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भैया आपको r cos थीटा प्लस साइन थीटा इसमें चेंज करना है। अच्छा इसके लिए आपको क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू चाहिए। r तो मिल जाएगा आराम से मॉड ऑफ z से, थीटा कैसे मिलेगा, आर्गुमेंट से मिलेगा। जो भी अभी हमने आर्गुमेंट लगाया है उसी मेथड से क्या मिलेगा, यहाँ पे थीटा मिलेगा, ठीक है। उसी को हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, r की वैल्यू निकालेंगे। तो r कैसे आएगा हमारे पास, रूट ऑफ 1² प्लस रूट ऑफ -1²। तो कितना हुआ, 1 + 1 √2। हमारे पास r की वैल्यू आई, r की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ये हमारी r की वैल्यू हुई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा फाइंड करते हैं। चलिए अच्छा फिर तो हमको क्या मिला होता है, x = r cos थीटा होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 1 = r की वैल्यू अभी क्या निकाला, √2 cos थीटा। तो यहाँ पे कितना आया, 1/√2 = cos थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती, कॉस में थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती, 45 डिग्री पर। तो हमारे पास थीटा जो है, थीटा कितना आया, π/4 आया। थीटा क्या आया, π/4 आया। अब हमारे पास दूसरा होता है y = r sin थीटा होता है। r की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, -1√2 sin थीटा। तो हमारे पास जो साइन थीटा था वो क्या हुआ, -1/√2। अच्छा -1/√2 है साइन थीटा में, तो थीटा क्या होगा, माइनस होता है। क्यों, क्योंकि भैया आपको याद होगा कि यदि हम क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा करते हैं तो इसको माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है तो थीटा माइनस में जाएगा। मतलब क्या है, ये 45 डिग्री है, तो हमारा जो थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, -π/4 होगा।
ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेंट है। अब चलो बता दो कि भैया कॉस की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, साइन की वैल्यू निगेटिव, एक ही क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव और साइन की वैल्यू निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे में क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा। भाई देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है। तो किस क्वाड्रेंट में गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट की हम लोग क्या करेंगे, आंसर चेक करेंगे। ठीक है। इसमें फाइंड कैसे करोगे थीटा की वैल्यू, फिर जो हमारा पास एग्जैक्ट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 पाई से भैया 45 डिग्री नीचे आते हैं तो पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 7 पाई बाई 4। तो थीटा कितना आया, 7 पाई बाई 4। अब पूछ रहा है पोलर फॉर्म में लिखने को, तो पोलर फॉर्म में लिख देते हैं हमारे पास ये पोलर फॉर्म लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म कैसे होता है, आर बाहर होता है तो √2 कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4, सॉरी 7 पाई बाई 4। तो 7 पाई बाई 4 प्लस साइन 7 पाई बाई 4, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए इसका कुछ फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह लगा के देखते हैं फिर। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। जेड दिया है, पोलर फॉर्म बताना है। पोलर फॉर्म का मतलब है कि आपको जो फाइनल आंसर देना है आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस फॉर्म में देना है। तो हमको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। आर कैसे मिलेगा, मॉडुलस ऑफ जेड से मिलेगा। ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड जो हमारा होता है आर होता है, और आर की वैल्यू होती है x² प्लस y² के बराबर, देन -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, होल रूट लगा दिया, सॉल्व किया तो क्या आया, √2 आया। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई हमको, √2 मिली। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x और y चाहिए, सॉरी थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक। तो हमारे पास क्या होता है, x cos थीटा, x = r cos थीटा होता है, और क्या होता है, y = r sin थीटा होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे फिर। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो -1, भैया ये हमारा x होता है, ये y होता है। x की वैल्यू कितनी है, -1 = √2 cos थीटा। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, cos थीटा -1 बाई √2। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाई 4, मतलब थीटा वैल्यू कितनी आ रही, -π/4। याद रखिएगा कॉस यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है। कॉस कैसा है, निगेटिव है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 = √2 साइन थीटा। अब यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, साइन थीटा = हमारे पास क्या आया, 1/√2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, थीटा = 45 डिग्री पर, π/4 पर। अब गौर से देखो तो यहाँ पर क्या है, कॉस निगेटिव है, निगेटिव माइनस लिखा है। यहाँ पे कॉस क्या है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा ये बताइए, तो कोई ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन पॉजिटिव हो कॉस निगेटिव हो, तो ऐसा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट ही आता है जहाँ पर साइन पॉजिटिव हो कॉस निगेटिव हो। 45 डिग्री है, दो तरीके हैं, 90 पे 45 ऐड कर दीजिए, या 180 से 45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आराम से आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, 180 से मतलब पाई से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, जो थीटा आएगा इसके लिए, तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कि पाई माइनस π/4, जो हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म पूछ रहा है तो पोलर फॉर्म लिख देते हैं। पोलर फॉर्म आर की वैल्यू कितनी होती है, √2 कॉस, ये कितना है 3π/4 और प्लस साइन 3π/4। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, पोलर फॉर्म में हो गई। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम, क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते। तो चलिए आइए फिर इसका हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन भी लगा कर देख लेते हैं। देखिए पोलर फॉर्म में करने कुछ मतलब खास दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे, बस करना क्या है हमको, थीटा पता चल जाए बस। और थीटा देखिए मैच करिएगा आप जरूर, कॉस x से भी निकालिएगा, y से भी निकालिएगा, फिर उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में दोनों सेटिस्फाई करेंगे उसी क्वाड्रेंट में हम जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस वैल्यू और यहाँ प्लस वैल्यू, तो ऐसे कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों वैल्यूज जिस क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई करेंगे उसी क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, थीटा को कन्वर्ट करके लिखेंगे, तभी हमारा क्या होगा, आंसर एकदम सही आएगा। चलिए अब आते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए हमारे पास देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म z = -3 दिया है। अच्छा z = -3 को आप क्या लिख सकते हो,
कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 प्लस आयोटा 0 भी लिख सकते हैं। भाई हमको क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए ना, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या लिखा -3, हम आयोटा 0 लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई -3 और वाई की वैल्यू हो गई 0। ये क्या है, 0 है, 0। वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हमको आसानी से क्या मिलेगा, और मॉडुलस फॉर्म और मॉडल, पहले मॉडुलस निकालेंगे फिर तभी तो पोलर फॉर्म निकल के आएगा ना। तो पहले मॉड निकालते हैं, तो z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू r होता है। तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, x² प्लस वाई स्क्वायर, जो किसके बराबर होगी, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना आएगा, √9, जो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। अब फिर से वहाँ पे क्या निकालते हैं, x इक्वल टू कॉस r कॉस थीटा और y इक्वल टू r साइन थीटा, ये होता है हमारे पास, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल टू 3 कॉस थीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू कॉस थीटा। अच्छा चलिए बताइए कि कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, 0 डिग्री पर। कॉस की वैल्यू कब होती है 1, 0 डिग्री पर। और -1 कब होती है, 180 डिग्री पर। तो हमारे पास थीटा जो हुआ वो क्या आया, पाई आ गया। थीटा क्या मिला, पाई मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिला, y की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई, 0। अब थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 180 डिग्री पर। तो यहां से हमको थीटा इक्वल टू क्या मिला, पाई मिला। अच्छा थीटा इक्वल टू पाई मिला तो पोलर रिप्रेजेंटेशन आसान, देखो इस बार दोनों में पाई पाई सेम टू सेम आया है, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो पोलर फॉर्म था वो क्या हो जाएगा, 3 कॉस पाई प्लस साइन पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना ही क्या करेंगे, इसको ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही सॉल्व होंगे, तो उसको क्या करिए, आप अपने से एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद फिर से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको मैं आप बताइए, तो हम क्या करेंगे, उसको आपको फिर से अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। बस करना क्या है, हमको इस वाले एक्सरसाइज पे बस r मॉडुलस निकालना है और थीटा निकालनी है, और थीटा के लिए साइन और कॉस दोनों से रिस्पेक्टिवली आंसर लेना है, तभी हमारे पास वहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।